तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि यंग होने की वजह से आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो? देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी ना, तो मेरे ऑपोजिशन ने मुझे सीरियस नहीं लिया। मतलब जो मेरे सामने लड़ रहे थे, मुझे आज भी याद है, 3 साल हो गए उस बात को। आपका रोहतास नगर से एमसीडी तक का सफर कैसा रहा? अगर आपको ये एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताएंगे? ये एक लाइन में बताना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि ये सफर सिर्फ अकेला मेरा सफर नहीं है। लोग आपको यंगेस्ट काउंसलर कहते हैं, क्योंकि आज का युवा पॉलिटिक्स से पीछे थोड़ा सा भाग रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है? जो एज फैक्टर है, अब थोड़ा सा यंग एज आनी स्टार्ट हुई है एट हायर पोस्ट ना। बट अगर आप स्टार्टिंग से अगर क्रोनोलॉजी की बात करेंगे, तो अगर आप एमएलएस की बात करें, एमपीज की बात करें या मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबकी एज वही 40+, 45, 50, 55। मैंने ये तक लोगों को कहते हुए सुना है कि 35-35 साल हो जाते हैं उनको, मतलब राजनीति करते करते उनको एक काउंसलर का टिकट नहीं मिलता या एक एमएलए का टिकट नहीं मिलता। और जो टिकट हम अक्सर सुनते हैं कि टिकट मिली नहीं मिली, तो ये टिकट बंटवारा या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करती है? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, और मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और पार्टी के लिए काम करिए, और जनता के लिए काम करिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और एक कोट था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और ये मेरा आज भी सिद्धांत है। हमें बहुत सारी एलिगेशंस लगती हुई दिखी हैं कि पैसा चोरी हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है। तो आज तक की आपकी सबसे अजीब कंप्लेंट कौन सी रही जो पब्लिक ने आपके पास लाके दी? कि जैसे कि आ, हमारे घर में वो प्लास्टर निकल रहा है, आप पेंट करवा दीजिए। या फिर आप एक काम करिए कि हमारे घर में आप बहुत सारे पौधे भिजवा दीजिए। और कभी कभी मैंने सच बताऊं तो किया भी। हम फ्रेशर्स टॉक मीडिया के चैनल पे वेलकम करते हैं शिवानी पंचाल जी का, थैंक यू। जो कि रोहतास नगर वार्ड 223 से यंगेस्ट इलेक्टेड काउंसिलर एवं निगम पार्षद के चुनाव जीत चुकी हैं। जी। तो शिवानी जी, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आपका पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं शिवानी पांचाल, खुद को रोहतास नगर की बेटी कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि सभी ने मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी छोटी बहन, अपने बच्चों की गाइड के तौर पर एक्सेप्ट किया है, जो मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा गौरवान्वित बात है। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर एक शॉर्ट में दूँ, तो मैं सभी को यही कहती हूँ कि मैं आप सबकी पार्षद हूँ, और आप सब ने पूरे रोहतास नगर वार्ड की देवतुल्य जनता की मैं बराबर पार्षद हूँ। और सभी को यही कहती हूँ कि इर्रेस्पेक्टिव, मैं कभी किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हूँ। मेरे लिए मेरा हर वोटर उतना ही इक्विवेलेंट है। मेरे पास 40 से 42 हज़ार वोटर्स हैं, और मेरे लिए सारे ही इक्विवेलेंट हैं। जी। आपका रोहतास नगर से एमसीडी तक का सफ़र कैसा रहा? अगर आपको ये एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताएंगे? रोहतास नगर से एमसीडी तक का सफ़र, ये एक लाइन में बताना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि ये सफ़र सिर्फ अकेला मेरा सफ़र नहीं है। ये सफ़र उन सब का है जिन्होंने रोहतास नगर से मुझे एमसीडी तक के सदन तक पहुंचाया। तो इसके लिए मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो सब लोग उस सदन तक गए हैं जिन्होंने मुझे चुनाव की चीज़ें सिखाने से लेकर और चुनाव लड़ाने तक और चुनाव जिताने तक का सफ़र मेरे साथ तय किया है, और आज भी मेरे साथ वैसे ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मेरे वार्ड की देवतुल्य जनता मेरे साथ, आज मैं अगर रोहतास नगर वार्ड का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कर रही हूँ, तो अपने वार्ड की जनता की वजह से कर रही हूँ। और जो हमारे साथी, जो हमने मिल के सब ने उस जंग को जीता, हमारे समस्त कार्यकर्ता कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा, किसी भी, मैं तो कहती हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो समस्त कार्यकर्ता। और ये जो सफ़र रहा, ये बहुत खूबसूरत रहा, बहुत चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि सफ़र इतना आसान नहीं था। एक यंग लड़की के लिए आगे बढ़ना, उसको एक्सेप्ट करना, तो सफ़र बहुत चैलेंजिंग रहा। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो सफ़र आज भी चल ही रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत दूर तक जाने के हैं, बहुत लंबी राजनीति करने के हैं, और बहुत
सारे लोगों की मदद करने के हैं और कुछ चेंज लाने के हैं। तो एक लाइन में डिस्क्राइब करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये सफ़र सिर्फ अकेले मेरा नहीं है, मेरे साथ जो भी लोग आज तक जुड़े हैं उन सबका है। लोग आपको यंगेस्ट काउंसलर कहते हैं, पर आप खुद को कैसे पहचानती हैं? लोग मुझे यंगेस्ट इलेक्टेड काउंसलर कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बोलते हैं कि आप दिल्ली की सबसे युवा पार्षद हैं और आप युवा होने के नाते आप में बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुसियाज्म से आप काम कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल से अबाउट दिस। बट मुझे पर्सनली ये फील लगता है कि युवा होने के नाते मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक युवा आगे बढ़ेगा तो मुझसे ऐसे हज़ारों युवा इंस्पायर होंगे कि हमें भी आगे चलकर, क्योंकि आज का युवा पॉलिटिक्स से पीछे थोड़ा सा भाग रहा है। उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट इन देयर कप ऑफ टी। सो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि एक युवा पार्षद होने के नाते आप सभी को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप आइए, आगे बढ़िए और देश की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दीजिए, क्योंकि युवा ही आने वाले देश का भविष्य हैं और हम ही चेंज ला सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि युवा पॉलिटिक्स से पीछे हट रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह सबकी अलग अलग होती है। देखिए, किसी का, मैं ये नहीं कह रही कि वो पीछे हट रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, पॉलिटिक्स क्या एक वो बना हुआ है, धारणा बनी हुई है कि मतलब एक, आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में मतलब जो एज फैक्टर है, अब थोड़ा सा यंग एज आनी स्टार्ट हुई है एट हायर पोस्ट ना। बट अगर आप स्टार्टिंग से अगर क्रोनोलॉजी की बात करेंगे, तो अगर आप एमएलएस की बात करें, एमपीज की बात करें या मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबकी एज वही 40+, 45, 50, 55। मैंने ये तक लोगों को कहते हुए सुना है कि 35-35 साल हो जाते हैं उनको, मतलब राजनीति करते करते उनको एक काउंसलर का टिकट नहीं मिलता या एक एमएलए का टिकट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक बैकलैश पॉइंट रहता है युवाओं का राजनीति में आने से, उनका इंटरेस्ट जगने से। उनको लगता है कि ये उनका फील्ड नहीं है, कि इसमें बहुत, दिस इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। दैट्स वाई उनका जो इंटरेस्ट है या फील्ड है, वो एजुकेशन की फील्ड हो सकती है, स्पोर्ट्स की फील्ड होती है, या वट एवर दे वॉन्ट टू डू। सो ये थोड़ा सा मुझे बैकलैश पॉइंट लगता है। बट मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप सबको आना चाहिए। इफ़ मतलब हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं, और सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो शिवानी पंचाल का पॉलिटिक्स के बाहर नॉर्मल डे कैसा होता है? देखिए, शिवानी पांचाल की बात करें तो मेरा जो दिन शुरू और ख़त्म रोहताश नगर से होता है। सुबह उठती हूँ तो रोहताश नगर से ही शुरू होता है और रात को सोती हूँ तो रोहताश नगर से ही ख़त्म भी होता है। बट अगर बीच में कुछ, अगर मुझे पर्सनल टाइम मिलता है तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टीचिंग और पढ़ना बहुत पसंद है। तो अगर मुझे ज़रा सा भी मी टाइम मिलता है या फिर अपने लिए टाइम मिलता है, तो या तो मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ या खुद कुछ पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड और ना नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो वो हमारी हर फील्ड में हमारी बहुत मदद करती है। और दूसरी बात, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। मेरे लिए मेरा स्ट्रेस, अगर मुझे कभी स्ट्रेस फील होता है या फिर थोड़ा सा लथार्जिक फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी रिलैक्स अबाउट इट। तो आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स 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 आई एम मैथ्स। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया, देन मैंने अपना बीएड मैथ्स में किया, देन मैंने अपना अभी रिसेंट में मेरा कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर, मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एमएससी किया इन मैथमेटिक्स। तो मुझे मैथ्स बहुत 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 पसंद है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस है या फिर सर दर्द है, मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरा स्ट्रेस निकल जाता है कि हाँ कुछ मैंने किया है ऐसा वाला। तो मेरे को तो मैथ्स बहुत फेवरेट है। जब मैं छोटा होता था तो मैं मैथ से बहुत डरता था। हाँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में और आज भी हैं जो मैथ्स से बहुत डरते हैं, लेकिन जब से मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, मतलब वो कहते हैं कि दीदी अब मैथ्स में मजा आ रहा है। क्योंकि मैथ्स को ना एक, मैथ्स इज लाइक अ फन गेम। आप उसको अगर स्ट्रेस की तरह, यार आप उसको पजल की तरह करेंगे ना, तो वो आपको और परेशान करेगा।
अगर आप उसको एक आराम से फन वे में पढ़ेंगे ना, तो मैं बता रही हूँ, आप बोल रहे हैं ना बचपन आपका मैथ्स में ठीक नहीं रहा है, तो अगर अगर कभी मौका मिला तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू बी गुड इन मैथ्स, तो अच्छा रहेगा वो। डेफिनेटली मौका Sure. मिला तो किसी दिन पढ़ाइएगा। श्योर श्योर। जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी तो ऐसा क्या सेक्रीफाइस था जो आपको करना पड़ा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद? Sacrifice in what? sacrifice in life, sacrifice with friendship, sacrifice with family or whatever. देखिए, सैक्रिफाइस ना एक वो वर्ड होता है कि मतलब हमने किसी चीज़ को मतलब पाने के लिए हमने कुछ सैक्रिफाइस किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया। मैंने बहुत कुछ कमाया, मैंने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद कमाया, मैंने अपने युवा भाई बहनों का साथ कमाया, मैंने छोटे छोटे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एमसीडी के स्कूल्स में जाती हूँ ना, तो सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं शिवानी दीदी आ गई, शिवानी दीदी आ गई। तो सेक्रीफाइस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ कमाया, मैंने बच्चों का प्यार कमाया। आज मैं जब भी एमसीडी के स्कूल्स में जाती हूँ तो सारे बच्चे आके ना मेरे पास ऐसे घेरा लगा लेते हैं, दे फील कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तो मैंने ये चीज़ कमाई है, मैंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। और जब भी मैं अपने एरिया में किसी भी गली में जाऊं तो मेरे सर पे बुजुर्ग सबसे पहले अपना हाथ रखते हैं ब्लेसिंग के तौर पे। तो मैंने ये कमाया, और यही मेरी लाइफ की ना हर, मैं तो कहती हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी अगर कुछ है ना तो वो ये ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग्स, ये प्यार और सबका अपनापन, सबका आशीर्वाद। अभी 3 दिन पहले मेरा बर्थडे गया है, एंड सच बता रही हूँ, मुझे इतनी ब्लेसिंग, इतने विशेस आज तक, मैं अगर नॉर्मल एक लड़की होती तो मुझे नहीं मिल पाते। और नॉर्मल इन द सेंस कि अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो मुझे इतने ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाते। और मेरे फ्रेंड्स जो पहले थे वही मेरे फ्रेंड्स आज भी हैं। तो मैंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है, बस मेरी लाइफ में और पूरा परिवार जुड़ता चला जा रहा है जो मेरे लिए हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। तो मैंने तो कमाया ही है। पावर मिलने के बाद लोनलीनेस बढ़ती है या कॉन्फिडेंस? देखिए, पावर की ना डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग पावर को गलत तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पावर जब आती है तो आपको अकाउंटेबिलिटी फील होती है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में पावर मिलने के बाद मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। सो आपका क्या क्वेश्चन था इसमें, कि लोनलीनेस फील होता है या कॉन्फिडेंस? तो मुझे तो कॉन्फिडेंस फील होता है। कॉन्फिडेंस इसलिए फील होता है कि ये पावर मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने दी है, और ये कॉन्फिडेंस उसी से आता है कि मुझे अपनी जनता के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए सारे काम करने हैं, हर सुख दुख में उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहना है। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस इस चीज में हाई हो जाता है। जो आपका पहला दिन था काउंसलर बनने के बाद, तो उसने आपको शॉक किया या मोटिवेट? देखिए, दोनों चीज था। जब मैं काउंसलर बनी थी तो डे 1 जो मुझे वार्ड मिला था, दैट वाज वेरी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं शॉक में भी थी कि मतलब लास्ट के 10-15 साल जो यहाँ पे काउंसलर्स रहे हैं, उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने क्या किया था। मतलब ना ही सैनिटेशन प्रॉपर था, ना ही मेंटेनेंस प्रॉपर था, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी थी, ना ही उन्हें कोई क्षेत्र में जानता था, ना ही जनता से उनका कोई कनेक्ट था। तो वो चीज़ जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, और इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट भी किया कि मुझे लोगों में अपने लिए एक जगह बनानी है, मुझे मेंटेनेंस में काम करना है, मुझे सैनिटेशन में काम करना है, मुझे रोहताश नगर वार्ड को हमारे शाहदरा नॉर्थ जोन जो हमारे 35 वार्ड हैं, सबसे बड़ा जोन है, उसमें नंबर 1 पे लेके आना है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस मुझे मिले थे और शॉकिंग जो रेवलेशंस मैंने देखे थे डे 1 पे, तो उससे मैं आज भी सीखती हूँ और आगे भी सीखूंगी और आगे इसी तरीके से कार्य करती रहूंगी। वार्ड 23, 223 जो वार्ड आपका है रोहतास नगर, तो उसकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता? देखिए, होता क्या है ना कि पब्लिक जो ज़्यादा रीच में रहता है, जो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट में रहता है, उनके पास पब्लिक ज़्यादा जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एमसीडी का वर्क अलग होता है और दिल्ली गवर्नमेंट का वर्क अलग होता है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो एमसीडी के काउंसलर्स के पास होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट है जो दिल्ली गवर्नमेंट के एमएलए के पास होते हैं। तो थोड़ा सा ये इशू रहता है कि लोगों को एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट करने में थोड़ी सी इशू होता है कि एमएलए का वर्क क्या है, एमएलए के पास कौन से डिपार्टमेंट है, काउंसलर के पास कौन से डिपार्टमेंट है। तो ये आम जनता को इतना उसके बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। जब हम बात करते हैं आम जनता की,
तो उन्हें ज़्यादातर पता नहीं रहता कि किसका क्या रोल होता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निगम पार्षद का क्या रोल होता है, और जो टिकट हम अक्सर सुनते हैं कि टिकट मिली नहीं मिली, तो ये टिकट बंटवारा या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करती है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू कंटेस्ट इलेक्शन। जी। ओके, देखिए सबसे पहले तो एमसीडी काउंसलर का काम, जो मेन काम होता है, मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा काम है कि अपने क्षेत्र में सैनिटेशन डिपार्टमेंट को लेकर के साफ सफाई का काम कराना। साफ सफाई मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम काउंसलर का यही है कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे। और पार्क्स जितने हैं उनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है कि छोटा मोटा मेंटेनेंस जो आप करा सकते हैं। आपके पास कम्युनिटी सेंटर्स है, मेरे वार्ड में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है बट बाकियों के वार्ड्स में है, तो कम्युनिटी सेंटर्स का मेंटेनेंस करना, उनको उसकी बुकिंग को लोगों तक इजीली अवेलेबिलिटी तक लेके जाना कि लोगों को परेशान ना होना पड़े। किसी की गरीब की शादी है बेचारे की, उसको इजीली समुदाय भवन की बुकिंग करा देना, मतलब ये रोज़मर्रा के काम है। एमसीडी के स्कूल्स हो गए, एमसीडी के हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई, मैं तो पढ़ाती भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का एडमिशन कराना और एमसीडी के हॉस्पिटल्स में गरीब और लोगों का इलाज कराना, तो ये सारे काम जो हैं वो एमसीडी के काउंसलर के होते हैं जी। और अगर वहीं बात करें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप हमें बताएंगे कि वो कैसे काम करती हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक कि आप अपनी पार्टी में मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए। और देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, और मेहनत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और पार्टी के लिए काम करिए और जनता के लिए काम करिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप किसी पोस्ट पे हो या ना हो, बट आप जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। इफ़ यू नीड टू बी एंटर इन पॉलिटिक्स और यू नीड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, देन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जनता से डायरेक्ट कनेक्ट में रहना चाहिए। आप सबसे यंगेस्ट हैं, जैसे हमने अभी बताया अपने दर्शकों को, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि यंग होने की वजह से आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो? देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी ना, तो मेरे अपोजिशन ने मुझे सीरियस नहीं लिया, मतलब जो मेरे सामने लड़ रहे थे। मुझे आज भी याद है, 3 साल हो गए उस बात को। लोगों ने, मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी जिनके सामने मैं चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने मेरा बहुत मनोबल तोड़ने की कोशिश की। मतलब आप यकीन करेंगे, हर रैली में या फिर कहीं पर भी अगर आमना सामना होता था तो उन्होंने बहुत डीमोटिवेट फील करवाया कि ये छोटी बच्ची है, इस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने, और बहुत अजीब अजीब स्टेटमेंट उन्होंने मेरे लिए चलवाए थे कि ये कैसे एक वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी और ये तो बहुत यंग है। तो यही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बनी थी मेरे इलेक्शन में, कि मुझे उन लोगों को ये प्रूफ करना था जो ये चीज़ बोल रहे थे कि ये बहुत यंग है, ये कैसे संभालेगी, ये कैसे आगे काम करेगी। जो लोग मेरा मजाक बना रहे थे, मुझे उन लोगों को ये चीज़ आगे जाके दिखानी थी कि अगर एक यंग लड़की और जिसके साथ उसके बुजुर्गों का प्यार हो, आशीर्वाद हो, अपने भाई बहनों का साथ हो और छोटे बच्चों का प्यार हो, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और वो हम सब ने मिल के दिखाया। मैंने अकेले, ये मेरा अकेले पॉसिबल था ही नहीं, कि जितना मैंने आपको बोला ये सब उन लोगों की देन है जो आज तक मेरे साथ खड़े हैं। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अक्सर हम लोगों की हमारे प्रति बुराई देख के ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं खुद को दबाने की, या फिर खुद हम उस कार्य से पीछे हट जाते हैं। पर आपने वो ना करके एक मुंह तोड़ में जवाब दिया और आपने जीत हासिल की, उसके लिए आपको मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक मैंने मतलब एक कोट था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो आई जस्ट, और ये मेरा आज भी सिद्धांत है, मैं कम बोलती हूँ और काम ज़्यादा करती हूँ। तो जब हम बात करते हैं एमसीडी की, तो एमसीडी में हमेशा से हमें बहुत सारी एलिगेशंस लगती हुई दिखी हैं कि पैसा चोरी हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, कुछ भी फ्रॉड हो रहा है या एनीथिंग। तो उस पर आप क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और अगर एमसीडी की बात करूं तो आपको पता ही है कि लास्ट 15 ईयर्स से, 15 तो 17-18 हो गए, कि 15 सालों से दिन निगम में भाजपा की सरकार रही है। तो ये जो प्रोसेस और जो एमसीडी की जो इमेज बिल्डिंग है, ये भाजपा की 15 साल की कुशासन की वजह से है। बीच में 2 साल हमारी गवर्नमेंट थी, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव की, बहुत सारे उस चीज़ों को ठीक करना चाहा और किया भी हद तक, जितना हम उस 2-2.5 साल के पीरियड में कर पाए। अब वापस से निगम में भाजपा की सरकार है ना, तो
मैं तो यही कहूँगी कि जितने पॉजिटिव तो बहुत ही कम आजकल एमसीडी में काम हो रहे हैं, तो जितने भी नेगेटिव काम है सब कुछ है ये सब उन्हीं की देन है और वो ही आज इस चीज़ को भुगत भी रहे हैं। तो जब हम बात करें बीजेपी वर्सेस आम आदमी की, तो हमने देखा कि पिछले 10 साल आम आदमी पार्टी पार्टी ने दिल्ली पे राज किया, बिल्कुल। पर अभी 8 महीने ही हुए हैं बीजेपी को 1 साल हो सत्ता- गया 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया बीजेपी को सत्ता में आए हुए। तो हम देखते हैं कि जब आम आदमी की सरकार थी तब भी पोल्यूशन वही था, आज भी पोल्यूशन वही है, पर हमें तब कभी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले। एग्जैक्टली आपने यूथ को पुलिस के हाथों कभी पिटते हुए नहीं देखा होगा, देखा आपने कभी? इस बार देखने को मिला। आपने पहली बार ये देखा होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि AQI किससे नापना है। AQI इज अ टेम्परेचर, ये सीएम साहिबा बोल रही थी, आपने सबने देखा होगा। AQI, AIQ और IQ, whatever you can say that। आपने पहली बार देखा होगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम के आसपास ही स्प्रिंकलर्स को घुमाया जा रहा था। आपने ये पहली बार देखा होगा कि डेटा का मैनिपुलेशन किया गया। आपने ये पहली बार देखा गया होगा कि जहां 800 और 1000 AQI था वहां पे झूठा डेटा बताकर 300 उसको बताया गया। ये आपने पहली बार देखा गया होगा। मतलब लिटरली बता रही हूँ, इस 1 साल में मैंने जितना फर्जीवाड़ा देखा है ना ये दिल्ली गवर्नमेंट में, ये किसी भी पूरे भारत की बात करूँ तो किसी भी स्टेट में ऐसा फर्जीवाड़ा आपको देखने को नहीं मिला होगा जितना 1 साल में दिल्ली में आप पूरे दिल्ली के लोगों को देखने को मिला। मतलब लोग अब ये समझ नहीं आ रहा कि लोग रो रहे हैं कि ये हो क्या गया अब हमारे साथ, क्योंकि वो जुमले में फंस गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, हम हर होली दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे, हम सारी सुविधाएं को जारी रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना कुछ उन्होंने बोला था। बट 1 साल के कार्यकाल में आज जनता ये कह रही है कि हमारे केजरीवाल जी इनसे लाख गुना बेहतर थे। आपको कभी लगा कि पॉलिटिक्स में इमेज बिल्डिंग रियल काम से ज़्यादा आगे चल रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगर आप रियल हैं और आप रियली अपने ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जनता ही आपकी इमेज बना देती है। आपको कोई इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके वर्क है, उसको जनता को डिलीवर करना है और जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट बनाना है। आपकी जनता को ये ना फील हो कि कोई नेता आया है। आज मैं अगर अपने वार्ड में जा रही हूँ तो मैं आज अगर मेरी बराबर में कोई आंटी बैठी है ना, अगर वो खाना खा रही है तो मैं उनकी प्लेट में से खाना खा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बेटी के बराबर हूँ, मुझे अपनी बेटी मानती है। तो ये रियल इमेज जो है ना वो ये है कि आपकी जनता आपके साथ फील करे, आपकी जनता आपको अपना माने। दैट इज योर इमेज बिल्डिंग। और आपकी जनता ही आपकी इमेज बिल्डिंग बनाती है, कोई सोशल मीडिया और नथिंग। आप जनता के लिए काम करोगे ना और जनता 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हर सुख में दुख में उनके लिए खड़े रहोगे, तो जनता ही आपको ऊपर उठाएगी और जनता ही आपको नीचे गिराएगी। अगर बात करें हम आज की पॉलिटिक्स की, तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा, रियल काम से ज़्यादा लोग अपनी हवाबाजी के लिए, गाड़ियों की रैली के लिए, काफिले के लिए या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक नॉर्मल सेंट्रल पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। जो एक स्टूडेंट है, जो DU में है या JNU में है या जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ एक स्टूडेंट में भी ये सेम रुतबा आ रहा है। तो आपको ये क्या लगता है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए मुझे ना ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ये वाला कल्चर। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो तो आपका पॉलिटिक्स का मतलब होना चाहिए टू सर्व द पीपल, राइट? आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको किसी पोस्ट पे आना है तो आपको इसीलिए आना है कि आप अपनी उस पोस्ट के माध्यम से जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का उसमें भला कर सकें। लेकिन जो ये कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है ये मुझे कुछ हद तक ठीक नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सादगी के साथ और एक रियल जो आप हो वही आप लोगों को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कहते हैं ना, रेत का महल ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो ढेर हो जाता है। तो वो रेत के महल की तरह चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए। आप जो हो, जैसे हो और जैसे रहोगे वैसे ही रहिए तो जनता आपको ज़्यादा पसंद करती है। तो ये तो मेरा मानना है। तो अगर शिवानी जी बात करें अगर हम कि आपकी पार्टी की, जो कि आम आदमी पार्टी है, अगर सपोज कीजिए आपको कल पार्टी टिकट नहीं देती, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगी या छोड़ देंगे? देखिए
जो पार्टी का आदेश होगा वो सराखों पर होगा। और बिल्कुल मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ूंगी, और बिल्कुल भी ऐसे ही काम करती हूँ, करती थी और करती रहूँ। जो पार्टी बोलेगी हम डेफिनेटली करेंगे। तो अगर बात करें हम सेंट्रल और स्टेट पॉलिटिक्स की, तो क्या कभी आपको प्रेशर आता है सेंट्रल और स्टेट पॉलिटिक्स से एज अ काउंसलर? प्रेशर इन व्हाट, कैन यू डिफाइन इन दैट? प्रेशर लाइक कि ये काम करो ही करो, या फिर वो अपने बेनिफिट के लिए आप पे कोई काम अपना एक्चुअली थोप रहे हो? होता है ना कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो आपको पता ही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पर एमएलए भी भाजपा के ही हैं, और मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी की काउंसलर हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंट में एक भेदभाव उजागर किया था कि मेरे वार्ड में चांदी वाला हॉस्पिटल है, जिसकी मैं हेल्थ कमेटी की मेंबर भी हूँ एमसीडी में। तो मैंने अपने हेल्थ कमेटी की मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि चांदी वाला हॉस्पिटल में, जो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है महिलाओं के लिए है, उसमें महिलाओं की मांग थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों के लिए नई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नई मशीनें होनी चाहिए। मैंने ये अपनी हेल्थ कमेटी में मुद्दा उठाया था। तो अभी रिसेंट में ही उसको डेंटिंग पेंटिंग करके उसमें बिना कुछ न्यू लगाए, ना कोई नया स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल हुआ, ना कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, ना ही कोई उन्होंने नया फ्लोर बनाया, ना ही उन्होंने कोई नई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे लोगों को दी। उन्होंने उसको डेंटिंग पेंटिंग करके एक नेम प्लेट लगा दी गई, दैट इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और उसमें हमारे एमएलए साहब का नाम था, है ना। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा कि उसी दिन दो, हमारी विधानसभा में दो आरोग्य मंदिर के उद्घाटन थे, एक मेरे वार्ड में, एक भाजपा के पार्षद के वार्ड में। तो भाजपा के पार्षद के वार्ड में उस नेम प्लेट पे उनका नाम था, लेकिन मेरे ही वार्ड में, मेरे ही हॉस्पिटल में, एमसीडी की लैंड में, जिसका मुद्दा मैंने अपनी हेल्थ कमेटी में उठाया, उस नेम प्लेट पे अगर तुमने डेंटिंग पेंटिंग करके ही वो प्लेट भी बनाई थी तो उसमें कम से कम एरिया काउंसिलर का नाम तो डालते। तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किया। और सबसे बड़ी बात, आज भी वहां पे कोई नया स्टाफ नहीं है, बेचारे वही पुराना स्टाफ काम कर रहे हैं। तो ये तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगर बात करें भ्रमित की, तो अभी एक नई घटना सामने आई कि दिल्ली सरकार ने कुछ डीटीसी बसें चालू करी, और वह बसें पुरानी बसों को ही उन्होंने अलग अलग डिपो से बुला करके और उसी का उन्होंने री इनॉग्रेट। मैं बता तो रही हूँ, ये फुलेरा की पंचायत चल रही है दिल्ली में, फर्जीवाड़े का 1 साल फर्जीवाड़े की सरकार चल रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। कितना मैनिपुलेशन इतना ज्यादा चल रहा है ना कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लोगों ने 1 साल में इनको नकार दिया है। लोग ये बोल रहे हैं कि फटाफट से दोबारा इलेक्शन हो तो वापस से बम्पर सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दोबारा। अगर हम बात करें तो चर्चा में एक आदमी का और जिक्र होता है, राघव चड्ढा जी, जो जी। कि आपकी पार्टी के हैं। तो अभी उन्होंने एक नई मुहिम कुछ रखी पार्लियामेंट में, जो हमें पता लगी कि एयरपोर्ट पे कुछ चीज़ों के दाम घटाए जाएं। और आपका कि स्वाति मालीवाल जी ने भी पार्लियामेंट में एक बात रखी कि जो भी इलेक्शन स्टूडेंट के पॉलिटिक्स के इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहाँ पे जो ये पैसों की पावर चल रही है उसे कम करके एक मिनिमम बजट एलोकेट किया जाए। राइट। तो इस पे आप अपनी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, जो राघव चड्ढा जी ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो देश की जनता के हित में उठाए हैं, और जो भी उनके मुद्दे हैं वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे हैं। तो वो अच्छा ही है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, एंड सच में इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए भी, यंगेस्ट एमपी हैं। या तो अगर हम बात करें राघव चड्ढा जी की, पर उन्हें एक ट्रोलिंग भी मिली कि जब उन्होंने ये एयरपोर्ट वाली स्कीम की बात करी, तो कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उड़ान कैफे की जो स्कीम है वो बहुत पहले ही आ चुकी थी। एक्चुअली क्या है ना कि जब आदमी कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको ट्रोल करते हैं या उनकी लेग पुलिंग करते हैं। बट आप देखिए ना, वो रुके नहीं हैं, वो अभी और काम कर रहे हैं, और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वो ऐसे ही करते रहेंगे। तो अगर अब हम बात करें शिवानी पंचाल की, जी। तो शिवानी पंचाल अगर आज पॉलिटिक्स में नहीं होती तो अपने आप को कहाँ देखती? मैं अगर पॉलिटिक्स में नहीं होती तो मैं पढ़ रही होती और पढ़ा रही होती। सच में। मैं अभी मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई होती और मैं यूपीएससी की अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखती, मैं उसको बीच में ड्रॉप आउट नहीं करती,
और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स उसके लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही होती, मतलब मैं बोला ना, मैं सिर्फ पढ़ रही होती या पढ़ा रही होती, क्योंकि मेरा वही मतलब फेवरेट स्पॉट रहता। अगर हम बात करें आपके वार्ड की, जी, तो आज तक की आपकी सबसे अजीब कंप्लेंट कौन सी रही जो पब्लिक ने आपके पास लाके दी? अजीब तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ना, जब जनता हमारे पास आती है ना, तो कोई भी कंप्लेंट हो वो कुछ अजीब नहीं होती। वो जब हमारे पास आते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ना दुखी हो जाते हैं या फिर दुखी होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि वो अजीब कंप्लेंट है। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी फनी कंप्लेंट आ जाती है, कि जैसे कि हमारे घर में वो प्लास्टर निकल रहा है, या पेंट करवा दीजिए या फिर आप एक काम करिए कि हमारे घर में आप बहुत सारे पौधे भिजवा दीजिए। मतलब इस तरीके की छोटी छोटी फनी फनी कंप्लेंट्स आती हैं, बट वो भी मैं ना एक फन वे में और एक एक्सेप्टेंस में लेती हूँ, क्योंकि जब आप किसी को अपना मानते हो ना, तो आप किसी से ना एक्सपेक्ट भी करते हो कि नहीं बिटिया हमारा सारा काम कर देगी, तो वो बता देते हैं। और कभी कभी मैंने सच बताऊं तो किया भी है। ये है। तो अब हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं, श्योर श्योर श्योर। दिस और डेट। हम ओके, आपको दो ऑप्शन देंगे, आई आपको नीड टू चूज वन। या श्योर। ग्राउंड वर्क वर्सेस सोशल मीडिया, ग्राउंड वर्क, ऑलवेज ग्राउंड वर्क। पावर वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टी वर्सेस प्रिंसिपल। पार्टी विद प्रिंसिपल्स। एक्सप्लेन करेंगे इस टर्म को थोड़ा सा? इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि आइडियोलॉजी, और जिस आइडियोलॉजी पे आपकी पार्टी काम कर रही है, आपको भी उस आइडियोलॉजी पे काम करना चाहिए और उसी को सस्टेन और मेंटेन करना चाहिए। तो अगर बात करिए हमने आइडियोलॉजी की, तो आप एक बार हमारी जनता को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? देखिए, आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जनता को, एक तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि एंटी करप्शन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, भ्रष्टाचार रहित सरकार, और बिजली, पानी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो लोगों को नहीं मिल पाई थी, उसके लिए काम करना। लोगों को फ्री बिजली हमने दी, लोगों को फ्री पानी हमने दिया, लोगों को फ्री एजुकेशन हमने दी, लोगों को फ्री हेल्थ हमने दी। जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था, जो पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हुई, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया। जो दिल्ली के सरकारी स्कूल, आई एम दी एग्जाम, मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मैंने खुद उसमें जो रिवॉल्यूशन चेंज देखे हैं। दैट्स वाई मैं स्कूल टाइम से आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी फैन थी। अरविंद केजरीवाल जी इज लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। और मनीष सिसोदिया जी, वो मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में जो काम उन्होंने किया ना, वो किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा। तो अगर हम एक बात करें, मैं आपको एक लाइन दूंगा, आपको उस लाइन को कंप्लीट करना है। श्योर। पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस क्या है? पॉलिटिक्स में ना सबसे डेंजरस पता क्या होता है? पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कभी कभी क्या होता है ना, कि आप ही का अपोजिशन आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं और झूठ झूठ बातें आपके बारे में बोलते हैं। तो ये कभी कभी थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ठीक है? क्योंकि लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, अगर आप ठीक हो, तो ये सारे जो ये वो होता है ना, एक मैं तो कहती हूँ कि एक जाल टाइप जो लोग बुनते हैं, उसमें आप कभी नहीं फंसोगे। तो डेंजरस आप खुद को खुद बनाते हो, इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड अगर आप अपने लिए और अपने प्रिंसिपल के साथ डे वन से सेम स्टैंड कर रहे हैं, देन आपको कोई नहीं फंसा सकता। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई किसी भी आम घर की बात करें, तो उनका बेटा या बेटी या पोता पोती कोई भी जब भी पॉलिटिक्स में जाने की बात करते हैं, तो उनके माँ बाप पहले डरते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि झूठे लोग ही पॉलिटिशियन बनते हैं, या जिन्हें घपलेबाजी करनी आती है वही पॉलिटिशियंस बनते हैं। वही मैंने जो यूथ वाला एग्जाम्पल आपसे कनेक्ट कराया था। हाँ, तो इस पे आप क्या देना चाहेंगे अपना बयान? देखिए, हाँ, आपने मतलब काफ़ी हद तक ये बात सही कही है कि अगर कोई बच्चा अपने घर में ये जाहिर भी करता है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसके पेरेंट्स इस तरीके के मतलब उसको स्टेटमेंट दे के ये बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, और ये इमेज ना बन भी गई है एक्चुअली। बट अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो मैं बात इसको इस तरीके से कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बराबर होता है, हर इंसान सेम होता है। सबकी लाइफ में सबके अपने प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पीपल टू पीपल। अगर बात करें हम इलेक्शंस की,
तो क्या आपके हिसाब से एक आम आदमी जो आम घर से आया, मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, पर एक अच्छी विचारधारा रखता है, क्या वो बिना पैसों के भी इलेक्शन लड़ सकता है? मैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं चंदे से इलेक्शन लड़ी हूँ, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है, मुझे लोगों ने इलेक्शन लड़ाया है, मुझे मेरी जनता ने इलेक्शन लड़ाया है। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। लड़ सकते हैं, अड़ सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनता आपके साथ होनी चाहिए, आपका जनता का प्यार आपके साथ होना चाहिए, जैसे कि मेरे साथ था और है। तो अगर हम बात करें आपके वार्ड की, तो आप कुछ ऐसे काम गिनवाएंगे जो आपने बदलाव किया जिन काम में, जो पिछली सरकार ने नहीं किया? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने जो बदलाव किया वो अपने एमसीडी के स्कूल्स में किया। पहले बच्चे और पार्षद, उनका कोई कनेक्ट नहीं था स्कूल्स में, जानते भी नहीं थे काम, बच्चों को पता भी नहीं होता था कि व्हाट इज अ काउंसलर, काउंसलर के काम क्या होते हैं। आज आप एमसीडी के स्कूल में जाइए, आप सिर्फ नाम लीजिए शिवानी दीदी, वो बता देंगे वो हमारी निगम पार्षद हैं, वो हमारे स्कूल में आती हैं, वो हमें पढ़ाती हैं। तो जो बैरियर था ना लोगों से कनेक्शन का, वो मैंने तोड़ा। आज डायरेक्टली जनता मेरे से बात करती है, लोग मुझसे बात करते हैं, बच्चे मुझसे बात करते हैं, यंगस्टर्स मुझसे बात करते हैं, महिलाएं मुझसे बात करती हैं, अंकल मुझसे बात करते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे बात करते हैं। कोई मुझे किसी भी टाइम कभी भी मेरी अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल रहती है। तो मैंने ये बैरियर को ख़त्म किया। हमारे यहाँ पे जो सैनिटेशन का इशू था कि बहुत टाइम तक कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कोई गलियां तो ऐसी थी जहाँ पे मतलब बहुत टाइम से झाड़ू ही नहीं लग रही है, चीज़ें नहीं हो पा रही है, कूड़े की गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो उस चीज़ को हमने एक सिस्टम में लेकर आया। और मेंटेनेंस और फीडबैक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आई तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हमारे ऑफिस से उसका फीडबैक जाए और 24 आवर्स में वो कंप्लेंट लोगों के रिजॉल्व हो पाए। तो मतलब हमने अपने वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को बहुत महत्व दिया। तो अगर हम बात करें शिवानी जी, तो एक आप अपनी तरफ से एक आखिरी मैसेज हमारी जनता को दीजिए जिनसे वो मोटिवेट हो, उन्हें बताइए कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं और सबसे बड़ी बात कि आप यंगेस्ट पूरी दिल्ली की जी। इलेक्टेड काउंसिलर हैं। तो जो भी जनता ये पॉडकास्ट देख रही है, सबसे पहले तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की होने के नाते कि आपकी बिटिया आपसे जो भी कहे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, पॉलिटिक्स की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो और या फिर जो भी फील्ड हो, आप उनका सपोर्ट ज़रूर करिए। क्योंकि एक लड़की होने के नाते जब एक फैमिली का और माँ बाप का सपोर्ट होता है ना, तो बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। एक बार आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। एक युवा होने के नाते मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी एक देश को आगे बढ़ाने में आगे आइए और अच्छे काम करिए और सबके साथ एक साथ मिलकर काम करिए, यूनिटी में रहिए और आगे रहिए। और जो हमसे छोटे हैं उनको नई नई चीज़ें सिखाइए और जो हमसे बड़े हैं उनसे नई नई चीज़ें ज़रूर सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, आपने अपना समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं मतलब चाहती हूँ कि जो लोग ये देखें वो इससे कुछ सीखें और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखूँ। जी।